वकील साहब, इतना लंबा समय हो गया न्याय प्रक्रिया में, इतनी वही अदालत की भाषा में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या कहेंगे इस पर? दुर्भाग्य है किसका? देश का कि एक बच्ची को 2013 के क्लियर कट इस तरह के मामले में 9 साल चार्जशीट फाइल करने में लग जाए, तो ये देश के लोगों से होता है, देश के बासिंदों से होता है। और ख़ास करके जो वो बच्चे हैं, उनका तो समाज को और कानून को ज़्यादा ध्यान देना होता है, इसलिए पोक्सो एक्ट आया। और यदि न्याय में इतनी देरी होती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस के द्वारा, तो ये दुर्भाग्य है। देखने में पूरा प्रकरण पढ़ने के बाद पता चला कि कहीं जांच में ही ज़्यादातर कमी पाई जा रही, जांच पूरी तरह से हो नहीं पा रही है। जांच पुलिस करना ही नहीं चाह रही थी, डिले करना चाह रही थी, और जांच करके उसे खत्म करना चाह रही थी। देखिए, एक होता है क्लोजर रिपोर्ट, जहां पे ये कहा जाता है कि कुछ नहीं प्राप्त हुआ मुलजिम आरोपियों के खिलाफ, और एक होता है अनट्रेस रिपोर्ट। ये ध्यान वाली चीज है। अनट्रेस रिपोर्ट वो होता है जहां मुलजिम को पाया नहीं गया। जैसे आपकी कोई चीज चोरी हो जाए और आपने किया तो ना आपकी चीज नहीं मिली, पता नहीं चला, तो उसे कहते हैं अनट्रेस रिपोर्ट। और एक होता है कि आपने आरोप लगाया और पुलिस को लगता है कि आरोपी के खिलाफ कुछ नहीं है, तो वो होता है क्लोजर रिपोर्ट। यहां तो क्लोजर नहीं, नाम होने के बावजूद भी अनट्रेस रिपोर्ट डाल दिया। तो सही में पुलिस ने तो देर ही नहीं किया, बल्कि इस केस को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहा। ये तो न्यायालय के संज्ञान लेने के बाद, कंप्लेनेंट के कानूनी तरीके से हाई कोर्ट तक जाने के बाद, सतत मॉनिटर के बाद हाई कोर्ट के द्वारा ये आज आया है। यानी आपका कहना यह है कि जो 7 नाम दिए उनके अलावा भी और लोग इसमें आएंगे? देखिए, 8 टोटल 15 नाम दिए गए थे, 8 आ चुके हैं, 1 गुजर गए, 9 बाकी 6 और कई लोग हैं। आएंगे नहीं आएंगे ये कयास है, ये कयास है, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता एज ए वकील। जो आए वो आ गए, बाकियों को आना चाहिए, ये पीड़िता की तरफ से मैं बहस करूंगा। आएंगे नहीं आएंगे, तथ्य है या नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करके बताएगी, उस पर मैं कोई भी कयास नहीं लगा सकता। अब आप देख सकते हैं सर कि किस तरह से मीडिया के लोग हैं, इतने बड़े बड़े चैनल्स के नाम इन्वॉल्व हैं, और किस तरह से मीडिया के लोग जो हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे और चैनल हैं जो हिंदुत्ववादी चैनल हैं, जो देश की संस्कृति का नाम बहुत उजारू रूप से दिखाते हैं, परंतु आज हम उन चैनल्स को यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि मीडिया के जो लोग हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी से नहीं चल रहे हैं, अपनी फ्रीडम से नहीं चल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो गलत चीज़ है उसमें हाथ मिला रहे हैं। परंतु आप जैसे भी मीडिया चैनल्स हैं, जिनका मैं तहे दिल से नमस्कार और बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इस देश के धरातल में कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज जो बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे देश का, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे विश्वास करती है, और सोशल मीडिया जो है वो एक पूरी जो है पुख्ता खबर दिखाता है। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस न्यूज़ को आगे लेकर जाऊंगी और इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रहूंगी। और जो ये जितना उत्पीड़न हो रहा है, दीपक चौरसिया जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है पालम विहार पुलिस स्टेशन में, तो वो इस इन्वेस्टिगेशन में भी जो है पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करता है, और इन्वेस्टिगेशन की जो एक रिपोर्ट होती है उसमें साइन करने से दीपक चौरसिया मना कर देता है। तो आप देखिए, जो देश का जनता का जो इतना जाना माना चेहरा है, जो इतना बड़ा पत्रकार है, किस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो एक बहुत ही अकाउंटेबल चीज़ है, जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, उसको कार्य करने से मना कर देता है, क्योंकि साइन करने से उसकी प्रेजेंस वहाँ पर साबित हो जाएगी, इसलिए वो उस प्रेजेंस को नहीं दिखाने के लिए वहाँ साइन नहीं करता। और अगर मैं बोलूँ कि ये केस जो है वो उसकी अकर्मण्यता को, उसके जो खिलाफ जो आरोप है वो तय करने के लिए साबित नहीं है, तो क्या हमने उसका जो जिसे कहते हैं जंगली रूप या दानवी रूप हमने न्यूज़ नेशन की उस लाइव रिपोर्ट में नहीं देखा, जो CDS विपिन रावत के लिए उसने जो रिपोर्टिंग करी वो शराब पीते हुए करी? क्या हम सब ने उसकी वो रिपोर्टिंग नहीं देखी, जिसके कारण आज भी उस चैनल के मालिकों ने उसे बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है। जो CDS विपिन रावत, जहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा था, इतना इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में दीपक चौरसिया साहब शराब के 4 घूंट पीकर श्रद्धांजलि जैसे समारोह को वो सम्मिलित होते हैं, जो हमारे इतने बड़े चीफ जर्नल्स जो CDS थे हमारे, उनके खिलाफ इस तरह से शराब पीकर रिपोर्टिंग, तो वो एक बच्ची का सम्मान क्या करेगा जिसने जो हमारे
विपिन रावत जी का सम्मान नहीं किया। ऐसे कितने और सबूत दिखाए जाएं जो उनकी इस तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को जरूर जो है साबित करेंगे और उनको हटा दिया चुका है। आज वो किसी चैनल में नहीं दिखते हैं। और देखा जाए तो जब वो प्रेजेंट होते हैं 6 जून 2022 को जब वो कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं तो उनकी बीवी धमकी देती है हमारी जर्नलिस्ट को कि हमारा टेलीकास्ट बंद करो। तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही हो, उनके बारे में दिखाना, उनके बारे में प्रेजेंट होना जो कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं, चार्जशीट पे जिनका नाम है, उनको दिखाना अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन है तो उस बच्ची के साथ जो दिखाया गया उसकी पर्सनल वीडियो को गलत कर तोड़ मरोड़ कर उसको रेप होता हुआ जो बताया गया, ये उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं था दीपक चौरसिया के द्वारा। ये प्रश्न है मेरा आपकी मीडिया से कि उसकी बीवी ये बोलती है कि आप हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हो, हमारी प्राइवेसी हैक कर रहे हो। तो किसी की पर्सनलाइज वीडियो क्यों जो अपने गुरु को सम्मानजनक प्रोग्राम चल रहा था, मेरा बर्थडे चल रहा था, XYZ जो भी चल रहा था, उसको आपने प्राइम टाइम पे डिफरेंट स्लॉट्स पे दिखाया, तो क्या ये उसके फंडामेंटल राइट्स का या उसकी प्राइवेसी का 10 साल की बच्ची का हनन नहीं था? आज उसकी बीवी को कोर्ट में याद आ जाता है कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का, मेरी प्राइवेसी का हनन है। तो मेरा आपसे सवाल है कि ऐसी प्राइवेसी का हनन होता है तो आप अपने कुकर्मों को एक्सेप्ट कीजिए और बोलिए कि मेरे से गलत रिपोर्टिंग हुई, मैं उस बच्ची से माफीनामा करता हूं, मेरे को इस चीज के लिए जितना डिफेमेशन दिया जाए उसके लिए मैं उस चीज को तैयार हूं। क्योंकि आप अगर कोर्ट में प्रेजेंट हुए 6 जून 2022 को तो ये उस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आपके खिलाफ आरोप जो हैं वो तय करने की प्रक्रिया इस समय शुरू हो चुकी है। कोमल जी, इतने बड़े बड़े लोगों से एक तरह से भाषा में कहा आपने पंगा ले लिया है, जी। तो आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, बड़ी दिक्कतें भी आई होंगी इस दौर में। जी, हमें इस दौर में, पूर्ण दौर में जो चल रहा है, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो सामने की हस्ती है भाई साहब वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है और इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जो हम संघर्ष लड़ रहे हैं वो बहुत ही जो है वो बहुत रिस्की है और वो बहुत ही हमें डिफरेंट जो है संघर्षों का सामना करना है, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो एक जिसे कहते हैं प्रशासनिक रूप से, जो एक हम डॉक्यूमेंटेशन से कहते हैं, उसको तो आप अलग छोड़ दीजिए क्योंकि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी प्रक्रिया तो अपनी अलग प्रक्रिया है। और इतने बड़े पत्रकारों के खिलाफ लड़ना, तो उसके खिलाफ जो आर्थिक बल से हम लोगों को करना पड़ रहा है वो भी अलग है। लेकिन जिसमें जान माल और ये सारी चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि ये 2 देश है, उसमें जो संघर्ष की लड़ाई है वो आप देख सकते हैं कि जब सरसूखदार पार्टी हो जाती है, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी रिपोर्टर्स कहते हैं, जो अपने आप को, जिन पर प्रशासनिक बल, जिसे राजनीतिक बल उनके ऊपर ऐसे हाथ रख के आशीर्वाद के रूप में बैठा हो, तो उनके लिए हम जैसी जो टीम्स होगा उनके खिलाफ जो है लड़ाई बहुत मुश्किल है। परंतु मुझे इस देश की न्याय प्रक्रिया पर, इस देश के संविधान पर और उस परमात्मा पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि अगर हमने सही कदम सही लोगों के साथ उठाए हैं तो वो ज़रूर हमारा साथ देगा और उस बच्ची के न्याय की लड़ाई तक हमको पूर्ण रूप से लेकर जाएगा और हम ज़रूर विजय को हासिल करेंगे।